कल की सजा काफी नहीं थी, रूह सिसकियां। रात का वक्त, बीच सुनसान सड़क पर अपनी कार के पास खड़ा आतिश रूही को गहरी सुनहरी नजरों से देख रहा था। रूही ने जब इसके मुंह से नंबर 11 सुना तो वो समझ गई कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। वो बार बार नजरें चुरा कर उसे देख रही थी। आतिश ने उसके बालों में फंसे अपने हाथों को निकाला, फिर उसे कमर से पकड़ अपने नजदीक किया और दूसरे हाथ से कार का डोर खोल दिया। रूही ने एक नजर आतिश को देखा और आतिश ने भी अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई और कहा, बैठो। रूही ने कहा, वो तीनों। ये कहते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो तीनों ही वहां नहीं थे। तभी आतिश ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और कहा, थोड़ी देर और खड़ी रही तो तुम वाकई पछताने वाली हो। रूही उसकी किसी बात को हल्के में लेने का सोच भी नहीं सकती थी। वो चुपचाप जाकर बैठ गई। आतिश भी डोर बंद करते हुए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। निर्वाणा पैलेस, आतिश का कमरा। आतिश बेड पर बैठा था और रूही उसके सामने खड़ी थी। उसका हाथ आतिश के हाथ में था जिस पर जलने के निशान थे, जो पहले से तो हल्के थे मगर थोड़े बहुत तो अभी भी थे। आतिश उस पर एक जेल लगा रहा था। रूही अब थक चुकी थी और उसे तेज नींद आ रही थी, लेकिन आतिश का डर था कि वो कुछ कह नहीं रही थी। आतिश उसे डराता नहीं था, हाँ वो गुस्सैल तो बहुत था, लेकिन रूही पर वो गुस्सा कम ही करता था। मगर रूही को फिर भी उससे डर लगता था, हमेशा नहीं, बस तब जब उसने कोई गलती की हो, जैसे अभी वो उसे बिना बताए बाहर गई थी। आतिश ने उसके हाथ पर दवाई लगाकर उसकी उसी हाथ की कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब करते हुए उसने उसे अपनी थाई पर बैठाया। आतिश अभी भी उससे 1-2 इंच ऊपर ही निकल रहा था। ये बात अभी अभी रूही ने नोटिस की थी। हालांकि उसके नजदीक बैठने पर वो घबराई हुई थी, इसलिए उसका दिमाग उल्टी सीधी चीजों में जाकर लग रहा था। आतिश ने उसके दोनों पैरों को पकड़कर ऊपर किया और उसके बूट्स निकालकर वहीं एक साइड रख दिए। आतिश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने नजदीक खींचते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाकर कहा, नींद आ रही है। रूही ने पहले तो हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन जब आतिश की आंखें देखी तो फिर उसने न में सिर हिला दिया। आतिश ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा तो रूही ने उसे अपनी अंगूठे को अपनी उंगली से मिलाते हुए मासूमियत से कहा, थोड़ी थोड़ी। आतिश ने उसके कमर में हाथ डालकर उसके चेहरे के नजदीक जाते हुए उसके नोज से अपनी नोज को टकराते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरी नींद छीनकर तुम सोना चाहती हो हम्मम। तभी आतिश के हाथ उसके चैन पर चले गए जिसे उसने खोल दिया। रूही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उससे दूरी कायम करते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? इस पर आतिश ने उसके दोनों हाथ अपने सीने से हटाते हुए अपने बीच की दूरी को मिटाते हुए टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ धीमी और बेहद इंटेंस आवाज में कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आतिश के हाथ हटाते ही रूही का सिर आतिश के सीने से जा टकराया था। रूही उसकी इतनी इंटेंस आवाज सुनकर घबरा गई। उसने पहले दूर होने की कोशिश की मगर आतिश की बात सुनकर उसने कोई हलचल ही नहीं की। आतिश ने उसकी जैकेट को निकाल फेंका, फिर उसके कंधे पर बिखरे बालों को एक उंगली से एक तरफ किया। उसने अपने होठ उसकी कंधे पर रख दिए, फिर नोज से उसे रब करने लगा। रूही की सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसने अपने दोनों हाथों से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरा और अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया। आतिश का एक हाथ उसकी कमर पर था जिस पर उसकी उंगलियों बार बार फिसल रही थी। वैसे तो रूही छुपना चाहती थी, आतिश जब भी उसे इंटेंसली छूता था तो रूही का शरीर उसके खुद के काबू में नहीं रहता था। उसके गूंजबम्स आ गए थे, उसका धड़कन तेज हो जाती थी और उसका दिमाग आतिश के करीब ही घूमता रहता था, और वैसा ही अभी हो रहा था। आतिश ने अपना एक हाथ उसके बालों में फंसा, उसका चेहरा ऊपर किया, फिर उसके सिर से अपना सिर लगाकर धीरे धीरे उसके चेहरे के नजदीक बढ़ने लगा। उन दोनों के चेहरे अब इतने नजदीक थे कि उनकी नाक भी आपस में टकरा रही थी। रूही की आंखें झुकी हुई थी, उनकी उठने की हिम्मत नहीं थी। आतिश ने उस चंद दूरी को खुद ही मिटा दिया और उसके होठों को चूमने लगा। रूही के हाथ जो आतिश के कंधे पर थे वो धीरे धीरे उसके गले में आ गए। उसकी आंखें मदहोशी से बंद हो गई। आतिश नरमी से उसके होठों को चूम रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी तलब बढ़ रही थी और वो पैशनेट होता जा रहा था। उसके पैशन से हमेशा ही रूही को परेशानी होती थी। आतिश ने रूही को कमर से पकड़ा और फिर उसे बेड पर लेटा दिया। इस बीच वो उसके होठों से एक पल भी दूर नहीं हुआ था। उसने अपना एक हाथ चेहरे के पास रखा और दूसरे हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और उसे उतार कर नीचे जमीन पर फेंक दिया। रूही की सांस अब उखड़ने लगी थी। उसने आतिश के सीने पर हाथ रखा, लेकिन उसके खुले सीने पर हाथ रखकर उसके हाथ में कंपन हुआ। उसने फौरन ही अपना हाथ हटा लिया। तभी आतिश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में मिलाते हुए उसे बेड से लगा दिया और दूसरा हाथ की कलाई को पकड़ लिया। क्योंकि उसके उस हाथ में चोट जो लगी थी
थोड़ी देर बाद आतिश ने उसके होठों को छोड़ा। रूही तेज सांसें लेने लगी, उसकी पलकें हल्की गीली हो गई। आतिश ने उसकी कलाई से हाथ हटाते हुए उसके कमर तक का फासला तय कर लिया। उसने उसकी कमर पर हाथ रखे और उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगा। उसने इसके टॉप को भी ऊपर कर दिया। रूही का ब्लैक टॉप कुछ ही पल में बेड पर दूसरी तरफ पड़ा था। रूही ने तभी अपनी कांपती पलकों से उसे देखा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। आतिश के मजबूत शरीर के नीचे नाजुक सी रूही सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रही थी। आतिश ने उसके बालों को कान के पीछे किया, फिर उसके होठों के पास ही अपने होठ रख दिए। आतिश के हाथों में रूही की छोटी छोटी उंगलियों छूटने के लिए मशक्कत कर रही थी, लेकिन आतिश ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था। आखिर में उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश ही बंद कर दी, क्योंकि वो समझ गई कि वो छूटेगी नहीं जब तक आतिश उसे छोड़ेगा नहीं। आतिश ने उसकी कॉलर बोन पर अपने होठ रखे और फिर उसकी गर्दन पर अपने होठ रखे। उसने उसके कंधे पर बने अपने निशान को देखा, जो अब तो किसी टैटू की तरह नजर आ रहा था। आतिश ने वहां दोबारा अपने बाइट कर लिया। रूही सिसकने लगी, तभी आतिश ने वहां अपने होठ रख दिए। इस बार भी रूही सिसक पड़ी थी। रूही ने इस पल अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके दोनों हाथ पहले हो आतिश के हाथ में थे। रूही की गीली पलकें खुली, मगर आतिश की इतनी गहरी शिद्दत में वो इन्हें ज्यादा देर तक खुली नहीं रख पाई। रूही की सांसें इस पल तेज थी। उसके माथे पर पसीने की भी बूंदें थी, जो आतिश के डोमिनेंट हरकतों की वजह से थी। आतिश की मस्क्यूलर बॉडी, उसका पत्थर जैसा शरीर पर भी कुछ पसीने की कुछ बूंदें थी जो चमक रही थी, जो उसके शरीर में बढ़ती गर्मी की वजह से था। बालकनी में से सर्द हवाएं कमरे में फैली हुई थी, लेकिन वो दोनों ही पसीने में भीगे हुए थे। आज तो मानो रात भी लंबी हो गई थी। वही आतिश का पैशन अब बढ़ता ही जा रहा था और रूही का हाल बेहाल था। उसके होठ लाल हो गए थे। उसके गर्दन पर भी आतिश के दिए लाल निशान थे, खासकर उसकी गर्दन पर टैटू की तरह बना लाल निशान, जो आतिश को बेहद पसंद था। रूही की सिसकियों की आवाज तेज थी और उसके बहकते हुए लहजे में लिया आतिश का नाम आतिश की आग को और भड़काता था, जिसका असर ये था कि वो और भी जुनून के साथ उसके साथ पेश आता था। रूही की करीबी आतिश के लिए उस बारिश की बूंदों की तरह थी, जो उसकी आग को बिल्कुल ठंडी करने की ताकत रखती थी, लेकिन उसमें भी पहले रूही को खुद उस आग में जलना पड़ता था। रात के 3 बजे रूही की आंखें बंद थी और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। आतिश ने उसके माथे पर चिपके बालों को हटाया, फिर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और उसके ऊपर से हटकर लेट गया। उसने रूही को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने बाहों में भर लिया। रूही ने अपनी नींद से भरी आंखों के साथ उसे देखा, फिर वापस अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह आतिश बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में एक कॉफी कप था। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, उसने सिर्फ ब्लैक पेंट पहनी थी। उसकी मस्क्यूलर बॉडी अकड़ती हुई नजर आ रही थी, जिस पर सूरज की तेज चमक पड़ रही थी, जिसमें वो बॉडी शाइन करती नजर आ रही थी। बालकनी में कर्टन पड़े थे और उसके कान में ब्लूटूथ लगा था। दूसरी तरफ से एक मीटिंग में होती आवाजों को वो सुन रहा था। वही सामने हवेली के गार्डन को सजाया जा रहा था। आज आलोक की हल्दी थी और इस हल्दी में उसे भी बुलाया गया था और आतिश ने हाँ भी कहा था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, शायद कुछ करने वाला था या नहीं, पता नहीं, मगर कुछ तो जरूर करने वाला था। रूही के लंबे बाल एक तरफ पिलो पर फैले हुए थे। उसके बाल काफी लंबे और घने थे। ब्लैंकेट उसके चारों तरफ लिप था। आतिश ने अपना कप टेबल पर रखा और फिर वो अंदर आ गया। उसने एक नज़र रूही को देखा। उसने अपना ब्लूटूथ को निकालकर ड्रॉर में रख दिया। वो एक ट्यूब लेकर रूही के नजदीक बैठ गया। उसने वो दवाई लो और रूही की उंगलियों पर लगा दी। जितनी बार भी रूही की उंगलियों पर दवाई लगी थी, आतिश ने ही लगाई थी। रूही तो कभी कभी भूल भी जाती थी। तभी आतिश ने उस जेल को रूही के कंधों पर भी लगाया, जहां उसका परमानेंट मार्क था। इस जेल की ठंडक से रूही की आंख खुल गई। उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, जिसे आतिश ने पकड़ लिया, तो रूही का ध्यान अब आतिश पर गया, जो उसके ऊपर झुका था और उसे ही देख रहा था। रूही उसे देखकर उठने लगी, मगर तभी उसे याद आया कि वो किस हालत में थी और वो वापस लेट गई। वही ये देखकर आतिश की आंखें गहरी हो गई। वो पहले ही उसे समझा चुका था, मगर एक वो थी जो बार बार उसकी बातें भूल जाती थी। रूही इधर उधर देखने लगी, तभी आतिश ने उसके ऊपर से उठकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रूही ने हैरानी से उसे देखा। उसका एक हाथ अभी भी उस पतले ब्लैंकेट को पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ आतिश के कंधे पर रखा। उसने आतिश को ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो कि अब उसने क्या कर दिया। आतिश ने उसकी हेजल आंखों में देखकर उसके ब्लैंकेट पर पकड़े हाथ के ऊपर ही अपना हाथ रखा, फिर उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कल की सजा काफी नहीं थी रूह। उसकी बात सुनकर रूही की आंखें बड़ी हो गई। कल की सजा काफी नहीं, बहुत ज्यादा थी। वो अब फिलहाल तो किसी और दूसरी सजा को पूरी नहीं कर सकती थी और न ही अब आतिश की संभालने की ताकत उसमें थी। वो बस चैन से सोना चाहती थी, जो अब मुमकिन नहीं था। रूही ने अपना सूखे गले को तर करते हुए कहा, का क्या मतलब? आतिश ने उसके उसी हाथ को पकड़ उसके नजदीक खींचा तो रूही ने अपनी पकड़ अपने ब्लैंकेट पर मजबूत कर ली।
हालांकि वो इतनी तेज भी नहीं थी कि आतिश उसे न छुड़ा सके। रूही की आंखें बंद थी और आतिश के कंधे पर रखा उसका दूसरा हाथ अब फिसल चुका था। आतिश ने आगे बढ़कर पीछे से एक वाइट शर्ट उठाई, फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। वहां का माहौल अब बहुत इंटेंस हो चुका था। रूही की आंखें पहले ही बंद थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। इधर आतिश की नजर उस पर टिकी थी। उसने उसका हाथ उस ब्लैंकेट से छुड़ाया तो वो ब्लैंकेट नीचे गिर पड़ा। फिर उसने उसे अपनी शर्ट पहना दी। उसकी शर्ट में रूही पूरी तरह ढक चुकी थी, हालांकि वो कंधों पर तो बड़ी मुश्किल से रुकी थी। रूही चुपचाप सिर झुकाए बैठी हुई थी, उसकी आंखें भी नीचे झुकी थी। उसके दोनों हाथों की उंगलियों आपस में बेचैनी से उलझी हुई थी। इधर आतिश ने उसके लंबे बालों को एक जुड़े में समेटते हुए उसमें स्टिक लगा दी। इस बीच रूही को आतिश की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। आतिश एक हाथ पहले ही उसके एक तरफ रखा था और दूसरा हाथ उसके बालों के पास था। वो इतनी सी थी पूरी की पूरी आतिश के इन दोनों हाथों के बीच समाई हुई नजर आ रही थी। उसकी नाक आतिश के सीने से बार बार टच हो रही थी। हालांकि आतिश को उसके बालों को समेटता देख उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। तभी आतिश ने उसके कान में कहा, मुझे भड़काया मत किया करो। और फिर बिना देर के उसे अपनी गोद में उठा लिया। रूही ने इस पर न तो कोई एतराज जताया और न ही उसे कोई हैरानी हुई। हाँ, लेकिन वो उसकी बाहों में सिमट जरूर गई। हवेली में पूरी हवेली आज पीले फूलों से डेकोरेट हुई थी। मालिनी जी भले ही किमाया को पसंद न करती हो, मगर उन्हें किमाया से नफरत भी नहीं थी। उन्हें वो दोनों माँ बेटी उनकी आदतों की वजह से पसंद नहीं थी, लेकिन उनके फेवर में रहना फायदेमंद था, ये बात वो जानती थी। खैर, इन सबसे बड़ी बात थी कि आलोक की शादी होने वाली थी और किमाया अब इतनी भी बुरी नहीं थी। वो खुश थी और सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। वो सारी सजावट देखकर रुद्री के कमरे में गई। इधर रुद्री रूही को कॉल कर रही थी। वो पूछना चाहती थी कल क्या हुआ। मालिनी जी उसके पास आकर बोली, कल तुम घर पर ही थी ना। मालिनी जी की बात सुनकर रुद्री घबराकर बोली, हाँ मम्मा, रात तो हम घर पर ही थे, वैसे आप यहाँ क्यों आई थी? तो मालिनी जी ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी, आज तुम्हारे भाई की हल्दी है, जल्दी से रेडी हो जाओ। इस पर रुद्री ने कहा, हाँ मम्मा, बस रूही से बात कर लूँ। रुद्री ने अपने फोन पर एक बार फिर से नंबर डायल करते हुए कहा तो मालिनी जी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और कहा, रुद्री, उस लड़की से दूर रहा करो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। रुद्री ने अपनी माँ को देखा कर कहा, मम्मा, आपको रूही से प्रॉब्लम क्या है? मालिनी जी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बात मानने में क्या प्रॉब्लम है? आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम अपनी माँ से लड़ रही हो? वैसे भी तुम्हारे पापा को भी वो पसंद नहीं है। वो लड़की ऐसी है ही नहीं जिसे हर कोई पसंद करे। उसने तुम सबको बिगाड़ रखा है। तुम सब भी उसकी तरह रात भर गायब रहते हो और कॉलेज में लड़ाई करते हो। उसने तो आतिश को भी फंसा लिया और आलोक को भी। इस पर रुद्री ने कहा, मम्मा अब बस करो, उसने किसी को नहीं फंसाया, उल्टा वो फंसी है इन सब में। और आलोक भाई को रूही एक नज़र देखती तक नहीं है। आप बात बात में उसे घसीटना बंद कीजिए। और हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जिन्हें बिगड़ने का मतलब नहीं पता। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। प्लीज आप मेरे सामने रूही की कुछ न बोले करे, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप समझती है। मालिनी जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, बस इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है तुम उसके लिए मुझसे भी लड़ जाती हो, जबकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस पर रुद्री ने कहा, क्योंकि आपकी बातें ही ऐसी होती है। खैर, मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर वो बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद मालिनी जी ने खुद से कहा, मेरी प्रॉब्लम रूही का यहाँ होना है। वो यहाँ है तो आतिश भी यहाँ रहेगा और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन तुम ये नहीं समझती रुद्री, और न कभी समझ पाओगी। पैलेस। रूही मिरर में खुद को देखते हुए तैयार हो रही थी। उसने एक पीले रंग का घेरदार सूट और नीचे लहंगा पहना हुआ था। उसका लहंगे में ऊपर तक फ्रिल लगी थी। उसके ऊपर के घेरेदार सूट से उसका गला छुप गया था, इसलिए निशान नजर नहीं आ रहे थे। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा चमक रहा था। होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। आतिश नहीं था, वो अपने काम से बाहर गया था और थोड़ी देर में आने को कहा था। उसके हाथों में फूलों के गजरे थे और कानों में फूलों के इयररिंग। वो जल्दी से तैयार होकर हवेली जाना चाहती थी, क्योंकि वहां राज और नैना भी आए हुए थे। हल्दी एक्सपेरिमेंट फॉर हेड किस। निर्वाणा पैलेस। रूही रेडी होकर हाल में आई। उसके पैरों में बंधी बड़ी बड़ी पाजेब छन छन की आवाज के साथ गूंज रही थी। वो गार्डन में आई जहां आतिश बाहर जाने के लिए निकल रहा था। उसे किसी काम से बाहर जाना था। उसे देखते ही रूही के कदम हल्के हो गए और आतिश को उन हल्की बजती पायलों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रूही उसे उलझन से देख रही थी। वो अब तक गया नहीं था। उसे तो लगा था कि वो चला गया होगा। रूही ने उसकी तरफ अपने कदम मोड़ लिए। इधर युग जो आतिश से कुछ कह रहा था, उसने रूही को देखते हुए ही अपना सिर झुका लिया।
आतिश ने उसे वहां से जाने का इशारा किया तो वो वहां से चला गया। आतिश रूही की तरफ मुड़ गया तो रूही के कदम रुक। आतिश ने एक नज़र में उसे ऊपर से नीचे तक देख लिया था, जिसकी खबर रूही को नहीं थी। आतिश ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया। रूही ने कहा, आप गए नहीं, आपको तो कहीं जाना था ना। इस पर आतिश ने उसके सिर के पीछे हाथ रखा और झुककर उसके माथे पर अपने होठ रखे। उसके होठ अपने माथे पर महसूस करते हुए रूही बर्फ की तरह जम गई। रूही की आंखें इस पल सुकून से बंद हो गई। एक हिफाजत भरी गर्माहट ने जैसे उसे आगोश में ले लिया हो। रूही को याद भी नहीं कि आखिरी बार कब उसकी मां ने ऐसे ही उसका माथा चूमा हो। रूही ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। आतिश ने उसके सिर पर सहलाते हुए कहा, ख्याल रखना। इतने में एक कार उसके सामने आकर रुकी और ड्राइवर ने जल्दी से डोर खोल दिया। आतिश अंदर बैठ गया और कार वहां से चली गई उसके पीछे और कई कार चलने लगी। रूही उसी की कार को देखने लगी और तब तक देखने लगी जब तक वो दिखाई देना बंद नहीं हुई। रूही ने एक पल अपने माथे को छुआ, फिर होठों पर अभी अभी बिखर कर आई मुस्कुराहट को समेटते हुए हवेली की तरफ चली गई। AR फार्मा इंडस्ट्री, इस चमचमाती बिल्डिंग में सब खामोशी से काम कर रहे थे। इसकी पर्सनल पार्किंग मैं अभी अभी कुछ कार आकर रुकी थी जहां कुछ बाउंस पहले से ही खड़े थे। एक अंडरग्राउंड लैब जहां कुछ साइंटिस्ट व्हाइट कोट पहने अपना काम कर रहे थे। वहां बहुत बड़े बड़े ग्लास के जार थे जो काफी बड़े थे, जिनके अंदर तरह तरह के जानवर बंद थे और वो सारे पानी में रहने वाले जानवर थे और कुछ तो ऐसे थे जो समुद्र में गहराई में पाए जाते थे। ये बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे थे। यहाँ अब तक बहुत सी ऐसी चीजें बनाई गई थी जिन्हें दुनिया के सामने नहीं लाया गया था। ये लैब बहुत बड़ी और जमीन के नीचे काफी दूर तक फैली हुई थी। इस लैब के बारे में जानने वाले बहुत कम लोग थे। इसी लैब के अंदर एक तरफ अनय बंधा हुआ था, उसके हाथ पैर बंधे थे और उसके मुंह भी बंद था। उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था क्योंकि उसे यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था, इसलिए उसे बांधते वक्त उसके सारे कपड़े निकाल दिए। हाँ, उसका अंडरवेयर को छोड़कर उसके हाथ पर इंजेक्शन के निशान थे जिसे मार्क कर दिया गया था। अनय को जब यहाँ लाया गया था तो सारे साइंटिस्ट उसे देख कर हैरान हो गए थे। वो इस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। ये उन सभी के लिए चौंकाने वाली बात थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, पहले भी हो चुका था, मगर हर बार उन्हें उतनी ही हैरानी होती थी। अगर किसी को आतिश की इस साइट के बारे में पता होता तो उन्हें यकीन था कि कोई उसे डबल क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब से उन्होंने आतिश के साथ काम करना शुरू किया था, वो एक बात उसके बारे में जान चुके थे कि आतिश के अंदर सब्र बहुत था। वो ट्रैप तैयार करके शांति से अपने शिकार का इंतजार करता था और जब उसका शिकार उसके बने हुए घेरे में आ जाता था तब वो उसे दबोच लेता था और फिर उसे छोड़ना है या आज़ाद करना है ये उसकी मर्जी होती थी। ये उसका बिहेवियर था। वो हर पल उसमें कुछ नया देखते थे और हर पल उनके होश उड़ जाते थे। एक ख्याल जो उन सब के मन उस पल आता था वो ये कि आतिश रानावत एक खुद में एक मिस्ट्री है जिसे सुलझाने के लिए ये जिंदगी भी उन्हें कम पड़ने वाली थी। हैरानी की बात थी कि वो सब उम्र में उससे कहीं ज्यादा बड़े थे, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं पाते थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि उन सब का तजुर्बा मिलकर भी आतिश के स्किल्स के बराबरी नहीं कर सकता था, और जिसके सिर्फ स्किल्स की बराबरी वो नहीं कर सकते उसके तजुर्बे का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन सा था। एक स्टील जैसी प्लेट पर लेटा अनय चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, मगर उसके मुंह पर बंधा वो बेल्ट जो उसी स्टील की तरह था और उस प्लेट से जुड़ी था, उसकी वजह से उसकी आवाज गले से बाहर नहीं आ रही थी। वो गोल्ड प्लेट पर जगह जगह LED लाइट लगी थी जो जल रही थी। उस लैब का पूरा इंटीरियर वाइट था और ब्लू लाइट की वजह से वो कहीं कहीं पर ब्लू भी चमक रहा था। इस लैब की हर एक चीज सेंसर पर काम करती थी। यहाँ से बाहर के फ्लोर पर कुछ स्कैनिंग डिवाइसेस लगे थे जो वहाँ आने वाले लोगों की कदमों के निशान को स्कैन करते थे। अगर वो निशान मैच हो जाते थे तभी ये डोर खुलता था, वरना एक अलार्म बजने लगता था। इसलिए कोई अनजान यहाँ आ ही नहीं सकता, और अगर बाय चांस आ भी गया तो वो भी उसका यहाँ आना बेफिजूल था क्योंकि अंदर रखी सारी चीजें सेंसर पर काम करती थी। सभी में पासवर्ड था। बिना आतिश की इजाजत के कोई यहाँ से खुद अपने आप को भी बाहर लेकर नहीं जा सकता। उस लैब में खामोशी थी, सब शांति से अपना काम कर रहे थे। इसी खामोशी को तोड़ते हुए वो दरवाजा खुला जो पूरा मेटल का बना था। उस दरवाजे से युग और करण के बीच में आतिश अपने तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ आया। आतिश ने एक ब्राउन कलर की फुल स्लीव्स टी शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर की तरफ 2 बटन थे जो कि खुले थे, और वही नीचे ब्लैक पेंट पहनी हुई थी और पैरों में शाइन करते हुए ब्लैक शूज थे। उसके एक हाथ में वॉच थी जो यूनिक थी और उसके बाल एक रबर में बंधे थे। उसके सिर्फ कदमों की आवाज सुनकर ही वहां मौजूद है किसी को उसके आने का पता चल चुका था।
आतिश के आते ही इस लैब को संभालने वाले एमडी ने एक गहरी सांस ली। उनके साथ ही सबकी नज़र आतिश पर चली गई। पीछे युग और करण भी आतिश से कुछ एक कदम ही पीछे थे। आतिश अनय के पास आया और उसका मार्क को देखने लगा जो लाल पड़ चुके थे और थोड़े सूज भी गए थे। तभी एमडी आतिश के पास आए और अनय को देखते हुए बोले, 24 घंटे तो हो चुके थे, इंजेक्शन का असर खत्म हो चुका होगा, प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए। वो सब एक ड्रग बना रहे थे और इसका असर कैसा होने वाला था ये अनय की बॉडी में इंजेक्ट करके पता चलेगा। आतिश ने अनय के मार्क को देखते हुए कहा, इंजेक्शन लाओ। तभी एमडी ने उसे इंजेक्शन और उसके साथ एक कांच की छोटी सी शीशी उसे दे दी। आतिश ने उस शीशी में रखी दवाई को सिरिंज में भरा। जैसे वो शीशी को खाली कर रहा था एमडी की आंखें बड़ी होती जा रही थी। उसने चौंकते हुए कहा, यार ये बहुत ज्यादा डोज है, इतनी वो हैंडल नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी पहले ही वीक है। आतिश ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उस पूरी सीरीज को फूल कर लिया। यार तुम्हें डोज कम करनी पड़ेगी, मेरी बात मानो, वो मर जाएगा। एमडी ने परेशानी से उसे देखा तो आतिश ने उस शीशी को रखते हुए उस एमडी को देखते हुए कहा, अगर ये मर गया तो इसके बाद तू यहाँ लेटा होगा। आतिश की बात सुनकर एमडी के आंखों में खौफ उतर आया। वो चुपचाप खड़ा हो गया। आतिश ने वो इंजेक्शन अनय के हाथ में लगा दिया और उसे खोल दिया। अनय को खोलता देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। अनय जो उनकी बातों सुन रहा था उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतना मजबूर था कि न भी नहीं कह सकता था। इंजेक्शन लगने के थोड़ी देर बाद वो बेहोश होने लगा। फिर अचानक उसे अपनी शरीर में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हो गई, उस चेहरा भी लाल हो गया और वो हौंफने लगा। वो उस प्लेट से उठकर वो नीचे गिर गया। उसने अपनी भीगी पलकों को भींचा, फिर पूरी ताकत के साथ चिल्ला दिया। उसकी चीख सुनकर एक पल के लिए लोगों के हाथ रुक गए। सब उसे देखने लगा। तकलीफ तो अब शुरू हुई। एमडी ने एक दूसरे साइंटिस्ट को इशारा किया तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और वो कंप्यूटर पर उसकी हार्ट रेट और पल्स रेट चेक करने लगा जो अभी बहुत तेज थी। अनय की चीखें बढ़ती जा रही थी। वो जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। उसने अपना एक हाथ उस टीक जैसी प्लेट पर मारा। वो बेचैन हो गया था क्योंकि ड्रग्स का असर शुरू हो गया। उसकी सारी नसें उभरते हुए दिखाई देने लगी थी। वो अब वहशी जानवर बन गया था। अगर इस वक्त कोई जाके नजदीक गया तो वो उसकी जान भी ले सकता था। सब उसे देखकर पीछे हट गए क्योंकि अनय अब अटैक मोड में गया था। वो चीखते हुए सब कुछ तहस नहस किया जा रहा था, मानो पागल हो गया हो। आतिश अब भी एक कदम पीछे नहीं हटा था। वो अपनी सुनहरी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अनय ने गुस्से से आतिश को देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। युग और करण ने ये देखकर अपनी गन निकाल ली थी, लेकिन आतिश ने उन्हें न में सिर हिला दिया। तभी अनय उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, मगर फिर रुक गया। उसकी आंखों में डर उतर आया था। वो आतिश की आंखों में देखता हुआ रुक गया। तभी आतिश ने 2 बार जमीन पर टैप किया तो अनय फौरन हरकत में आया। उसके बड़े कदम खुद पीछे हो गए और वो आतिश को देखते हुए हौंफने लगा। अब उसने चीखना भी बंद कर दिया था। हाँ, मगर अब भी वो बहुत तकलीफ में नजर आ रहा था। वो चीखना चाहता थे मगर ऐसा लग रहा था किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। कुछ ही देर में बेहोश हो गया। उसका दिमाग इस वक्त कमजोर था जिस पर कंट्रोल करना बहुत आसान था और एक डॉक्टर के लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं था। आतिश ने जब उसे बनाया था तब उसकी सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा था, इसलिए अनय जो किसी की जान भी ले सकता था वो आतिश को देखकर रुक गया। और कुछ तो आतिश के पुराने शौक थे। ऐसे वहशी जानवरों को काबू करना उसका सबसे पसंदीदा काम था। करण और युग ने एक गहरी सांस ली। एमडी ने आगे आकर अनय की नब्ज चेक की तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो एक राहत भरी सांस लेकर बोले, बच गया। उन्हें अब अपनी बेवकूफ़ी पर शर्म आ रही थी। वो आतिश को रोक रहे थे ये जानते हुए भी कि वो जब तक किसी को मरने नहीं देगा जब तक वो खुद नहीं चाहता हो। हवेली रूही रुद्री के कमरे में थी। रुद्री तैयार हो रही थी। रूही ने कहा, तुझे और कितना टाइम लगने वाला है, जल्दी कर, नीचे भी चलना है। तो रुद्री ने अपने आंखों पर आई शेडो लगाते हुए कहा, हाँ बस चल रही हूँ। रूही ने अपना सिर हिला दिया। तभी उसने अपने एक साइड कंधे पर देखा जहां उसकी पिन खुलने लगी थी। अरे ये कैसे खुल गई? रुद्री ने पलटकर उसे देखा। वो बोली, रुक मैं लगा देती हूँ। रूही ने उसे पिन दे दी और उसका दुपट्टा लगाने लगी। उसने उसके कंधे की पड़े सूट को उठाया तो उसकी नज़र एक निशान पर गई। वो थोड़ी चौंकी। उसने थोड़ा और हटाया और कहा, ये क्या? रुद्री की बात का जवाब देते हुए रूही ने अपने कंधे की तरफ देखा और देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तो भूल ही गई थी। उसने झट से रुद्री के हाथ से अपने सूट के कोने को खींचा और उसे सही करने लगी और खुद ही दुपट्टा लगाने लगी। रुद्री ने उसे हैरानी से देखा और कहा, इतना गहरा निशान किसका है? रूही ने उसे अपनी नजरें चुरा कर कहा,
वो ऐसे ही, तू जल्दी से रेडी हो जा, फिर हमें नीचे भी तो जाना है। इतना कहकर वो वहां से उठने लगी तो रुद्री ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, एक मिनट, ये तो हाँ, मतलब तेरे और भाई के बीच सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हारे बीच सब कुछ हो चुका है, मतलब मैं जल्दी बुआ बन जाऊंगी। रूही उसे हैरानी से देखने लगी, उसके ख्याल तो बड़ी स्पीड से दौड़ रहे थे। रुद्री की आंखों में चमक थी और वो चमकती आंखों से रूही को देख रही थी। क्यों, मैं सच कह रही हूँ न, हाय मेरे बड़े बड़े सपने, मैं तेरे बच्चों को तेरे और भाई के किस्से सुनाऊंगी और हमारी दोस्ती के किस्से भी सुनाऊंगी। और रूही ने उसे रोकते हुए कहा, रुद्री होश में आ जा, पागल हो गई है क्या। रुद्री ने रुककर चिढ़ते हुए उसे देखा जो उसके और उसके सपनों के बीच आ चुकी थी। इधर रूही जो उसे हैरानी से देख रही थी, उसका सर घूमने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया तो रुद्री ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रूही क्या हुआ, तू ठीक तो है। रूही ने हाँ मैं सिर हिलाया तो रुद्री ने कहा, वैसे प्रेगनेंसी में भी तो चक्कर आते हैं न कहीं तो, ओ माय गॉड, मतलब तू प्रेग्नेंट है। रुद्री की बात सुनकर रूही ने उसे अपने लाल चेहरे के साथ चौंकते हुए देखा। वो क्या सोचे जा रही थी और क्या कहे जा रही थी। रूही उसे गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र मालिनी जी पर गई, जो उन दोनों को खासकर उसे अजीब नज़रों से देख रही थी, जिसकी वजह रूही समझ गई उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। इधर रुद्री की नज़र जब अपनी माँ पर पड़ी तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो वो बोली, मम्मा आप। मालिनी जी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो रूही को देखते हुए बोली, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, तुम्हारी शादी को तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं ना। रूही उनकी नज़रों में अपने लिए बहुत ही अजीब से भाव देखे थे। बेशक वो इन सभी भावों को बहुत अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि इन नज़रों का सामना उसकी माँ ने भी किया था और उसे भी कुछ ऐसी ही नज़रों से देखा जाता था। लोग ऐसा ही करते थे, बातों को सुन लिया और उस पर रिएक्ट कर दिया, कभी उन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। बात किस बारे में, क्यों, किस विषय पर की गई थी, वो सच थी भी या नहीं ये नहीं सोचते, बस एक राय बना लेते हैं। जैसे अभी एक राय मालिनी जी ने बना ली थी रूही के लिए, और ये सबसे आसान काम था। रूही उनकी नज़रों में खुद को लेकर एक शक को भांपते हुए बोली, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, रुद्री बस मजाक कर रही थी। तो रुद्री ने कहा, हाँ मम्मा, मैं बस ऐसे ही उसे चिढ़ा रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर मालिनी जी ने रुद्री को डांटते हुए कहा, रुद्री ऐसा भी कोई मजाक करता है, अगर मेरी जगह किसी गेस्ट ने सुन लिया होता तो क्या इज्जत रह जाती हमारे खानदान की। फिर रूही की तरफ बढ़ते हुए बोली, और रूही तुम इस परिवार की छोटी बहू हो और इसलिए तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो यहाँ बैठने से अच्छा है कि किमाया की थोड़ी मदद कर दो, आफ्टर ऑल वो इस घर की बड़ी बहू होने वाली है। रूही उनकी बात सुनती रही, वो कुछ नहीं बोली। ये हर बार का था, जब भी मालिनी जी रूही से कुछ कहती रूही उन्हें कोई जवाब नहीं देती थी। वो इस घर के किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ नहीं कहती थी। जब से वो यहाँ आई थी, मालिनी जी और वीरेंद्र जी कभी उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। कभी ही ऐसा होता था कि वो कोई काम रूही को दे, वरना अक्सर उन दोनों के लिए रूही होकर भी नहीं थी। और आज काफी टाइम बाद मालिनी जी उससे कुछ कह रही थी, तुम दोनों नीचे जाओ, किमाया वहाँ अकेली होगी। वो दोनों अपना सिर हिलाते हुए नीचे आ गई। मालिनी जी पीछे से रूही को देखने लगी। गार्डन में एक तरफ किमाया बैठी हुई थी, शायद आज पहली बार वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके आसपास उसकी दोस्त बैठी थी जिनके साथ किमाया मुस्कुरा रही थी। रूही और रुद्री गार्डन की तरफ आई, वो किमाया की तरफ ही जा रही थी, लेकिन उसके आसपास 3-4 लड़कियों को बैठा देख वो दोनों रुक गई। रुद्री ने उसे देखते हुए कहा, मम्मा ने तो कहा था कि वो अकेली होगी, लेकिन ये तो अपनी दोस्तों के साथ बैठी है। रूही ने कहा, अब हमारा यहाँ क्या काम। उन दोनों को देखकर मिहिर और अनंत भी उनके पास आ गए। तुम दोनों कहा थी, हम कब से यहाँ देख रहे थे। मिहिर की बात सुनकर रुद्री ने कहा, हम अभी कमरे में थे, आ रहे थे, और तुम दोनों हमें क्यों ढूंढ रहे थे। अनंत ने कहा, बस ऐसे ही। रूही की नज़र इस बीच सुहाना और अविनाश पर पड़ी। रूही मुस्कुराकर उनकी तरफ बढ़ गई, उसके पीछे रुद्री, अनंत और मिहिर भी चले गए। दादाजी और तपिश, विभा, वीरेंद्र और मालिनी रानावत सब गार्डन में आ चुके थे। वहां मीडिया भी थी और उन्हें आने से रोका नहीं गया था, क्योंकि जो दाग कुछ वक्त पहले मीडिया की वजह से उनके परिवार पर लगने वाला था, उन्हें पूरी तरह से खारिज करने के लिए मीडिया का इस शादी में होना जरूरी था। दादाजी जो वीरेंद्र और तपिश जी के साथ खड़े थे, उन्होंने रूही को देखा, फिर कहा, आतिश नहीं आया। इधर हवेली के एंट्रेंस पर एक कार आकर रुकी और मीडिया की नज़र भी वहां चली गई। उस कार से एक उम्रदराज शख्स बाहर आए, अरविंद सैनी। उस शख्स को देखते हुए कुछ चंद लफ्ज दादाजी के मुंह से निकले। वो यहाँ आएगा, इसकी उम्मीद दादाजी को कम थी मगर थी। अरविंद मुस्कुराते हुए दादाजी के पास आकर बोला, मुबारक हो, पोते की शादी हो रही है। आकर वो दादाजी के गले लग गए। दादाजी ने भी एक मुस्कुराहट के साथ उसे गले लगा लिया।
गले मिलकर दोनों अलग हुए। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा छोटा पोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आतिश रानावत कहाँ है? वो सुना है उसकी भी शादी हो गई है, लगता है अभी भी उसकी तुम लोगों से कुछ खास नहीं बनती। अरविंद की बात सुनकर दादाजी की मुस्कुराहट कुछ पल कम हुई, फिर लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल जाने नहीं दिया। वो बोले, ऐसा कुछ नहीं है आतिश, बस आता ही होगा। हाँ, उसकी बीबी यही है। तो अरविंद ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, बड़े से पहले छोटे की शादी कर दी, कोई खास वजह? या फिर आतिश ने तुम्हें खुद की शादी पर भी नहीं बुलाया था? दादाजी की मुट्ठी आपस में कस गई। उन्होंने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, आतिश को उस वक्त शादी करनी थी और आलोक को वक्त चाहिए था, इसलिए हमने आतिश की शादी करा दी। और वैसे भी आलोक की एंगेजमेंट आतिश की शादी से पहले हो चुकी थी। आतिश की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए हैं, मैं तुम्हें उसकी बीबी से मिलवाता हूँ। उन्होंने रूही को आवाज दी। रूही जो सुहानी से बात कर रही थी, उसने दादाजी की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखा, वो उसे बुला रहे थे। तो रूही ने उन लोगों से बोली, मैं अभी आती हूँ। उन लोगों ने भी हाँ मैं सिर हिला दिया। रूही उनके पास आ गई। अरविंद सैनी उसे देखकर बोले, रूहानिका ठाकुर। तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रूहानिका ठाकुर नहीं, रूहानिका आतिश रानावत, ये ही आतिश की बीबी। फिर उन्होंने रूही से कहा, रूही ये हमारे पुराने दोस्त है और हमारे पहले बिजनेस पार्टनर भी। इस पर रूही ने मुस्कुराकर उन्हें हेलो कहा। तो अरविंद उसे देखकर बोले, खुश रहो। इधर एंट्रेंस पर फिर से कार के रुकने की आवाज आई। सबकी नजर वहां पर चली गई। इस बार एक कार नहीं थी बल्कि कई कार थी, जिनका रुकने का एक ही वक्त था। सिर्फ एक कार को छोड़कर बाकी सभी कार से बाउंसर बाहर आ गए। इसी के साथ एक कार से करण और युग भी बाहर आए। करण तो हवेली की तरफ बढ़ गया, लेकिन युग एक कार की तरफ बढ़ गया जो बीच में खड़ी थी। उसने उस कार का डोर खोल दिया। उसमें चमचमाते जूतों की एक जोड़ी बाहर आए और फिर एक शख्स बाहर निकला, आतिश रानावत। अरविंद सैनी के होठ हिले और तभी आतिश अपनी कार से बाहर आ गया। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो सुबह पहने थे और उसके बावजूद वो बेहद अलग नजर आ रहा था। सबकी नजर उस एक आतिश पर आकर ठहर गई। आतिश हवेली के अंदर आ गया, उसके पीछे युग भी अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके बाउंसर बाहर ही खड़े थे। आतिश को देखकर दादाजी ने गहरी सांस ली। अगर आज भी नहीं आता तो लोगों को फिर से बातें बनाने का मौका मिल जाता। आतिश की नजरें वहां हर तरफ घूमी और फिर उन सब में से एक चेहरे पर जाकर रुकी। वो चेहरा जो इस वक्त उसे देखकर चमक रहा था, हाँ उसकी रूह। इस रूह नाम से ही रूही का नाम रूहानिका रखा गया था, जो रूहानिका को नहीं पता था। आतिश के कदम उसकी तरफ बढ़ गए। वो वहां आया तभी अरविंद सैनी ने कहा, आतिश रानावत। आतिश ने अब जाकर गौर किया था कि रूही के आसपास और लोग भी थे। उसने एक हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डाला और दूसरा हाथ रूही की कमर में डालकर उसे अपनी करीब करते हुए कहा, अरविंद सैनी। इस पर अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम मुझे भूले नहीं हो। उनकी बात सुनकर आतिश ने एक न दिखने वाली टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ गहरी और शांत आवाज में कहा, जिन्हें मैं नहीं भूलता वो इस दुनिया बड़ी मुश्किल से जी पाते हैं। मिस्टर अरविंद। आतिश की बात सुनकर अरविंद के चेहरे की मुस्कुराहट हल्की हो गई, लेकिन दादाजी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वही रूही चुपचाप खड़े आतिश को देख रही थी। इधर हवेली के अंदर से आलोक भी बाहर आ गया और उसके पीछे मालिनी जी भी बाहर आ गई, जिन्हें देखकर दादाजी ने कहा, बातें तो बाद में होती रहेंगी, हल्दी शुरू करते हैं। मैं चैप्टर के बीच गैप नहीं रखती, मैं आज भी चैप्टर वैसे ही लिखती हूँ जैसे पहले लिखती थी। पब्लिश करने के बाद ऑटोमेटिक ही फॉर्मेट चेंज हो जाता है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बस उन्हें मेल कर सकती हूँ जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और आगे की मुझे उम्मीद नहीं है। खैर चैप्टर कल छोटा आया था क्योंकि मैं लेट हो गई थी, लेकिन अब बड़े बड़े ही दूंगी। वैसे भी चैप्टर बड़े ही आया करेंगे, बस कभी कभी छोटे हो जाएंगे। गुस्से में भी ये मत भूलो कि सामने मेरी बीबी है। दिन का वक्त। हल्दी सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। रूही आतिश के साथ ही खड़ी थी। आतिश ने अब भी उसकी कमर को पकड़ रखा था। दादाजी की बात सुनकर अरविंद सैनी तो दूसरी तरफ चले गए थे। वीरेंद्र और तपिश उनके साथ ही थे। रूही ने आतिश से का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं। उसने आतिश की जिस उंगली को उठाया था, आतिश ने वो उंगली आराम से उठाई, मगर बाकी की उंगली वैसे ही उसकी कमर पर रखी थी। रूही ने फिर दूसरी उंगली उठाई तो आतिश ने पहली उंगली वापस उसकी कमर पर रखते हुए अपनी दूसरी उंगली को उठा लिया। रूही ने आखिर में परेशान होकर उसे देखा। आतिश को तो जैसे परवाह ही नहीं थी कि कोई उन्हें देख रहा है या नहीं, और इस पल रूही भी इस मामले में लापरवाह नजर आ रही थी। सामने की माया और आलोक की हल्दी चल रही थी, मगर रूही और आतिश एक दूसरे में उलझे हुए थे। आतिश तो वैसे भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आया था, उसने रूही से ज्यादा यहाँ किसी को देखा नहीं था और वो अभी भी रूही के परेशान चेहरे को देख रहा था।
इतिश मुझे जाने दीजिए, रूही ने दोबारा कहा तो आतिश ने अब उसके हाथ से अपनी उंगली को छुड़ाते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। फिर कहा, क्यों जाना है तुम्हें? आतिश की बात सुनकर रूही के चेहरे पर परेशानी के सारे भाव बदल गए। उसके चेहरे पर कुछ लाल रंग चढ़ने लगा। पता नहीं आतिश के कहने का क्या मतलब था, लेकिन जिस लहजे में उसने रूही से कहा था वो बेहद इंटेंस था। रूही ने उससे नजरें हटाई। वो आसपास लोगों से घिरी थी। उसे अब अंदाजा हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि फंक्शन के बीच मौजूद थी। उसने हड़बड़ाकर अपनी नजरें सभी से हटाई, फिर उसके सीने पर हाथ रखकर धीरे से आतिश से कहा, इतिश हम बाहर हैं। इस पर आतिश ने लापरवाह होकर कहा, तो रूही ने उसे चौंक कर देखा। वो लोगों के सामने ऐसी हरकत कर सकता है, इसका अंदाजा नहीं था रूही को। वो गनीमत थी कि हल्दी की वजह से ज्यादा लोगों का ध्यान उन पर नहीं था, मगर फिर भी कुछ लोग छुप छुप कर उन्हें देख रहे थे। इतिश प्लीज, रूही ने परेशानी भरी आवाज में कहा। उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। उसे बहुत से लोगों की नज़र खुद पर महसूस हो रही थी। उसने उम्मीद भरी निगाहों से आतिश को देखा तो आतिश ने उसकी घुंघराली झूलती लट को पीछे करते हुए कहा, जूस। तो रूही ने उसे देखा और कहा, हम। तभी उसकी नज़र एक स्टाफ पर गई जिसके हाथ में जूस की प्लेट थी। आतिश ने जूस का गिलास उठा लिया और रूही को छोड़ दिया। रूही ने एक राहत भरी सांस ली और वहां से चली गई। रूही अपने दोस्तों के पास चली गई। नैना और राज वहां थे, वो अपने टाइम से गए थे। और आतिश वही एक सोफे पर बैठ गया था जहां सबने पीले और ऑरेंज कपड़े पहने हुए थे, तो वही आतिश एक कैजुअल ड्रेस में था। शायद ये पहली बार था कि वो किसी ऐसे फैमिली फंक्शन में शामिल हुआ था। आज से पहले वो कई अवार्ड इवेंट में गया था, लेकिन वो सारे ही राजस्थान से या इंडिया से बाहर होते थे। हालांकि वो कुछ ही गिने चुने इवेंट में जाता था जब उसका जाना जरूरी हो। उसे कई बार गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन वो वहां मुश्किल से 10 मिनट के लिए रुकता था और उसके ये 10 मिनट उस इवेंट में 4 चांद लगा देते थे। एमएस होने के नाते उसे कई सारे लोग आने इवेंट में चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट कर चुके थे और कई सारे डॉक्टर उसके हाथों अवार्ड ले चुके थे, जो आज तक खुद को खुशकिस्मत मानते थे कि उन्हें आतिश के हाथों अवार्ड मिला। मेडिकल फील्ड में आतिश एक चमकता चांद था जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। वो एक ऐसा शख्स था जिसके काम में आज तक कोई कमी नहीं निकाल पाया। वो आज के वक्त पर कईयों मेडिकल स्टूडेंट का आइडल था। आतिश रानावत के चाहने वाले बहुत थे और कुछ तो इस फंक्शन में मौजूद थे जिनकी नज़र बार बार जाकर उस पर आकर ठहर जा रही थी। रूही के साथ खड़ी नैना भी एक पल के लिए आतिश को देखती रह गई। इन लोगों के बीच कैजुअल कपड़ों में वो सबसे अलग लग रहा था, मगर फिर उसने अपनी नज़र हटा ली। पहला तो वो उसकी फ्रेंड का हस्बैंड था और दूसरा उसका खुद का भी एक बॉयफ्रेंड था। अनमोल और किमाया को सभी ने हल्दी लगाई थी, मगर रूही उनकी तरफ नहीं गई और न ही किसी ने उससे कहा। हाँ, दादाजी ने उसे बुलाया था, मगर उसने कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। किमाया से कभी उसकी बनी नहीं और अनमोल को वो देखना भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वो जाए। दादाजी ने भी उससे मजबूर भी नहीं किया, जिसके पीछे की बड़ी वजह आतिश था। उन्होंने आतिश से भी कुछ नहीं कहा। अरविंद सैनी एक तरफ बैठे चारों तरफ देख रहे थे। उनकी यहाँ आने में एक खास वजह थी और वो वजह कहीं न कहीं वीरेंद्र जी से जुड़ी थी। दादाजी भी अरविंद सैनी को देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली। ये शख्स हमेशा उनकी आंखों में चुभता था। उसका आना किसी बैड न्यूज से कम नहीं था, लेकिन फिर भी उसके करीब रहना फायदेमंद था और फायदे के लिए इंसान को कभी कभी मीठा जहर पीना पड़ता है और हर बिजनेसमैन को प्रॉफिट से मतलब होता है, इंसान से नहीं। लीगल या इलीगल हर जगह चील की नज़र रखता था अरविंद सैनी। बहुत कम ही होता था कि उसकी नज़र से कोई बड़ी डील या डीलर बच निकले। मजीद इसके वो दादाजी को बिल्कुल नापसंद था। कुछ पल उसे देखने के बाद दादाजी ने अपनी नज़रें अरविंद सैनी से घुमाए और यूं ही एंट्रेंस की तरफ मोड़ ली। ये ऐसे, उन्होंने खुद से कहा। 2 शख्स एंट्रेंस पर खड़े थे, जिनमें से एक औरत और एक आदमी था। उस औरत के आंखों में आंसू थे, वो बेहद परेशान नजर आ रही थी। साथ में आया आदमी भी उस औरत की तरह ही परेशान नजर आ रहा था। वीरेंद्र और अरविंद सैनी की नज़रें भी वही चली गई। दोनों की आंखों में उलझन थी कि सिंघानिया ऐसी हालत में यहाँ। वीरेंद्र जी ने दादाजी को देखा तो दादाजी ने उसे कुछ इशारा कर दिया तो वीरेंद्र जी उनके पास चले गए, मगर अरविंद सैनी ने अपनी नज़रें हटा ली। इनके अलावा युग ने भी उन्हें देख लिया था। उन्हें देखकर उसकी आंखों में छाई सीरियसनेस और बात गई। वो संजीदा हो गया। उसने आतिश के कान में जाकर कुछ कहा और वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। इधर आतिश के हाथ में मौजूद जूस का गिलास जिसे वो गोल गोल घुमाए जा रहा था, वो एक पल जब युग उससे कुछ बात करने आया था तब रुका, लेकिन फिर दोबारा उसने उसे घुमाना शुरू कर दिया। इधर रूही के पास खड़ा अनंत, उसने भी सिंघानिया को देख लिया। उसने रूही को इशारा किया तो रूही ने मुड़कर देखा। वो सिंघानिया को ऐसे हालत में देखकर चौंक गई। रूबी सिंघानिया की आंखें आंसुओं से भरी थी। वो जो हमेशा अकड़ कर रहती थी,
आज उनके हालत बेचारे से नजर आ रहे थे। रूही उनके इस उजड़े से रूप को देखकर बोली, इन्हें क्या हुआ? रुद्री तो उन्हें देखकर चिढ़ गई। उनका बार बार रूही को बुरा भला कहना, उसे हर बात में नीचा दिखाना, फिर जो उस दिन अनय और कविता ने रूही के साथ किया, ये सब याद आते ही रुद्री की चीड़ गुस्से में बदल गई। उसने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, हुआ होगा कुछ, हमें क्या, जैसे इन्होंने कर्म किए उसके हिसाब तो फिर भी इनकी बहुत अच्छी हालत है। रुद्री की बात सुनकर रूही ने उसे देखा। नैना ने कहा, ऐसा भी क्या किया उन्होंने? रुद्री अपना मुंह खोलती उससे पहले ही मिहिर ने कहा, तू इसे बाद में पूरी डिटेल के साथ सब कुछ बता देना, अभी तेरी होने वाली भाभी तुझे बुला रही है। रुद्री ने पलटकर उन सबको परेशानी से देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ा जूस का गिलास वहीं रखते हुए कहा, किसी को चैन नहीं है, मैं देख कर आती हूँ। वो वहां से चली गई। इधर रूही का ध्यान उन लोगों पर नहीं था, उसका सारा ध्यान तो सिंघानिया पर था, इसलिए उसने रुद्री के जाने पर जरा ध्यान नहीं दिया। वीरेंद्र सिंघानिया को अंदर की तरफ लेकर चले गए। ये देखकर रूही भी वहां से जाने लगी। तभी नैना ने कहा, अब तू कहाँ जा रही है? तो रूही ने नैना की तरफ बिना देखे कहा, बस अभी आ रही हूँ। वो उसी तरफ बढ़ने लगी जहां वीरेंद्र जी गए थे, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही ने मुड़कर पीछे देखा, उसका हाथ आतिश ने पकड़ा था। रूही ने आतिश को देखा और कहा, आप? आतिश ने उसकी कलाई से उसकी हथेली तक सफर तय करते हुए इसकी उंगलियों को अपनी मजबूत उंगलियों के बीच पकड़कर कहा, चले। रूही ने उसकी बात सुनकर आसपास देखा, सारे गेस्ट वहां मौजूद थे। फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ था और वो चलने की बात कर रहा था। रूही ने आसपास नजरें दौड़कर उसे देखा और कहा, अभी? इस पर आतिश ने कहा, हाँ। फिर वो उसे लेकर वहां से जाने लगा कि इतने में अंदर से तेज कदम लेते हुए रूबी सिंघानिया वहां आए और किसी को ढूंढने लगी। जब उन्हें रूही नजर आई तो वो बिना किसी की परवाह किए उसी की तरफ दौड़ी। पीछे से उनके पति शांतनु सिंघानिया और तपिश वीरेंद्र जी भी वहां आ गए। उन्होंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर रूबी सिंघानिया ने किसी की बात सुनी ही नहीं। दादाजी ने ये सब देखकर अपनी मुठियां भींच ली। उनके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, क्या आप वाकई मुझे बुलाना चाहते हैं? दादाजी ने देवा की तरफ देखा, जो सभी मीडिया को वहां से दूसरी तरफ ले जा रहा था। देवा दादाजी का खास आदमी था, वो ज्यादातर शांत रहता था और अपना काम बहुत आराम से करता था। रूबी सिंघानिया रूही के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, रोहानी का मेरा बेटा कहाँ है? उसके बारे में कुछ जानती हो तो बता दो। 2 दिन हो चुके हैं और वो घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद आ रहा है। अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो। रूही उनके अचानक आने एक कदम पीछे हो गई, मगर उनकी बात सुनकर वो उन्हें हैरानी से देखने लगी। अब उसे समझ आया कि क्यों उनकी हालत ऐसी थी। वो उससे ही मिलने यहाँ आई थी। वो तुमसे मिलने गया था, सारी मेरी गलती है। मैं ही चाहती थी कि वो तुम्हें मुझसे माफी मांगने के लिए लेकर आए। मैंने जानबूझकर अपनी हालत ऐसी कर दी कि उसे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बेटे के बारे में अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो। पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई है। रूबी सिंघानिया रो पड़ी। वही रूही को अब उन पर तरस आ रहा था। उन्होंने अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए अनय को उसके पीछे भेजा और वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। रूही को उनकी हालत देखकर थोड़ा बुरा जरूर लगा था। उसने शांति से उनसे कहा, मुझे नहीं पता, मैंने उसके बाद आपके बेटे को नहीं देखा। बेहतर होगा कि आप पुलिस से बात करें। इस बीच आतिश अपना एक हाथ पेट की पॉकेट में डाले आराम से खड़ा था, जैसे अब उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन पीछे खड़ी मालिनी और माया दोनों ही गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि उनके बच्चों की शादी का ये पहला फंक्शन बर्बाद हो चुका था। रूबी सिंघानिया ने रूही की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम कैसी लड़की हो? क्या तुम्हें मेरी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है? वो रूही की बात सुन एकदम से भड़क चुकी थी। अनय का न मिलने का दुख और खुद की गलतियों का अफसोस। फिर रूही की बातें उन्हें गहरे अवसाद की तरफ ले जा रही थी और इसी वजह से उनके इमोशन कंट्रोल में नहीं थे और वो अचानक ही गुस्से में आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रही थी, मगर इससे पहले कि उनकी एक उंगली भी रूही को छू पाती, आतिश ने रूही को खुद के पीछे कर लिया और खुद उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आतिश को अपने सामने आता देख एक पल के लिए रूबी सिंघानिया डर गई। अरविंद सैनी भी ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। रूही भी आतिश को देखने लगी। इधर आतिश ने सुनहरी गहरी आंखों से देखा, सर्द आवाज में कहा, आवाज नीचे मिसेज सिंघानिया। तो शांतनु सिंघानिया ने रूबी को पकड़ते हुए कहा, माफ कर दीजिए मिस्टर रानावत, अनय के न मिलने पर वो परेशान है, इसलिए गुस्से में। तो आतिश ने उनकी बात बीच में काटकर अपने जबड़े कसते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, गुस्से में भी ये मत भूलो कि सामने मेरी बीबी है। अगर आइंदा आवाज जरा भी तेज हुई तो जिंदगी भर अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस जाओगे। इतना कहकर उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। वही आतिश की धमकी सुनकर रूबी सिंघानिया और शांतनु दोनों ही डर गए।
और इसी डर से रूबी सिंघानिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो रूही को रोक सके। उन्होंने यहाँ आने से पहले खुद को बहुत रोका था, मगर आने की चिंता और फिक्र उन्हें यहाँ खींच ही लाए। आतिश के जाते ही दादाजी ने फंक्शन यही रोक दिया, क्योंकि अब वो लोगों को बातें मनाने का एक मौका नहीं देना चाहते थे। हाँ, इस बात की उन्हें गारंटी थी कि ये किस्सा मीडिया में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इन सब में रूही का नाम भी आगे आ सकता था, और आतिश ये तो बिल्कुल नहीं चाहता होगा। ऐसा दादाजी सोचते थे। अब आतिश को क्या चाहता था, इसकी खबर तो सिर्फ आतिश को ही थी। मीडिया भी वहां से चली गई, सिंघानिया भी खाली हाथ लौट गए। वही किमया गुस्से से अंदर चली गई। आलोक को इन सब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असल में तो उसे इस शादी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। बस दादाजी के डर से वो ये शादी कर रहा था। मालिनी जी ने उसे भी अंदर जाने को कहा और आलोक उनकी बात मानकर वहां से चला गया। नैना और राज उन तीनों से मिलकर वहां से चले गए। वो तीनों भी अपने कमरे में चले गए। सही कहा, निर्वाणा पैलेस नाम रखने की पीछे एक वजह तो है, वो बाद में पता चलेगी। डर, लव बाइट, अटैक, निर्वाणा पैलेस। आतिश रूही को लेकर पैलेस आ गया। आतिश उसका हाथ पकड़े उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। कमरे में आकर उसने रूही का हाथ छोड़ा और अपने फोन को टेबल पर रखकर बालकनी में चला गया। रूही ने उसे जाते देखा, फिर खुद मिरर की तरफ मुड़ गई। वो अपने सूट के पीछे बंधी डोरियों को खोलने लगी। उसने अपने बालों को एक तरफ किया, फिर अपने हाथ को पीठ पर ले जाकर डोरियां खोलने लगी। उसके हाथ तो पहुंच गए थे, मगर वो खुल नहीं रही थी, शायद कहीं उलझ गई थी। अब जब काफी देर बाद भी वो नहीं खुली तो रूही झुंझलाकर खुद को मिरर में देखने लगी। पता नहीं कितनी टाइट बांधी है, ऐसे भी कोई बांधता है क्या? रूही चीरकर गुस्से से खुद से बोली। दरअसल इन्हें आतिश ने बांधा था और शायद उसने कुछ ज्यादा ही कसकर बांध दी थी, और अब रूही को उन्हें खोलने में परेशानी हो रही थी। उसने दोबारा उन्हें खोलने की कोशिश की, तभी आतिश ने उसके हाथ पकड़ लिए। रूही ने अपनी नजरें उठाकर मिरर में देखा। उसकी हेजल आंखें सीधा जाकर उसकी सुनहरी आंखों से जा टकराई। रूही ने अपने हाथ नीचे कर लिए और आतिश ने उन्हें खोलने लगा। आतिश के हाथ बहुत ठंडे थे और रूही का शरीर गर्म था। जब उसके ठंडे हाथ रूही की पीठ को छूते तो रूही के पूरे शरीर में कपकपी छूट जाती। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किए खड़ी थी। 2-3 मिनट बाद रूही ने खींचकर कहा, रहने दीजिए, मैं खुद ही खोल लूंगी। बार बार आतिश की उंगलियां जो उसके गर्म शरीर पर जाकर लग रही थी वो उसे परेशान कर रही थी, इसलिए उसने मना ही कर दिया। इस टॉर्चर से तो अच्छा ही था कि भी थोड़ी मेहनत करके उन्हें खुद ही खोल ले। रूही ने अपना हाथ पीछे बढ़ाया ही था कि इतने में आतिश ने उसकी डोरी पकड़कर उसे खींच दिया, जिससे एक झटके के साथ डोरी खुल चुकी थी। जब रूही को अपनी डोरी खुलने का एहसास हुआ तो रूही ने ये मिरर में उसे देखा। जब वो खोल सकता था तो इतनी देर से क्या कर रहा था, ये सवाल वो अपने मन में कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी, वो उससे सवाल कर सकती, लेकिन फिर उसका जवाब सुनने की ताकत उसमें नहीं थी, इसलिए उसने इस मामले में खामोश रहना ज्यादा सही समझा। वो अपने ख्यालों से बाहर आई थी कि तभी आतिश उसके करीब बढ़ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ड्रॉर को खोला और उस ड्रॉर से एक ट्यूब निकाला, फिर रूही को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। वो रूही के एकदम नजदीक खड़ा था, जितने करीब हो सकता था उतना नजदीक खड़ा था। रूही ने चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। आतिश ने उस ट्यूब से दवाई निकालकर ट्यूब को ड्रेसिंग टेबल पर रखा, फिर रूही की तरफ मुड़ते हुए उसके सूट को साइड हटाया, और सूट के हटाते ही उसकी नज़र वहां पड़ी जहां एक गहरा काटने का निशान बना हुआ था। रूही ने इस पर सिर के साथ नजरें भी झुका रखी थी। उसका चेहरा गुलाबी रंगत लिए चमक रहा था। जिस दिन से आतिश के हाथों उसका कुर्ता शहीद हुआ था, उस दिन से रूही कभी आतिश को रोकती नहीं थी, और आतिश ने भी सिर्फ एक बार कहा था, फिर उसके बाद उसे वार्निंग नहीं दी थी, सीधा एक्शन लिया था। आतिश ने उस निशान को अपने एक अंगूठे से सहलाया, फिर झुककर वहां अपने होठ रख दिए। इस बीच रूही का पैर का अंगूठा और उसकी उंगलियां, जिसे वो घबराहट में फ्लो पर रगड़ी जा रही थी, उनकी हरकत बंद हो गई। रूही ने अपनी पलकें 2-3 बार झपकाए और अपने हाथ की मुट्ठी में अपने सूट को कसकर पकड़ लिया। इधर आतिश ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर उसके कंधे पर, फिर उसकी गर्दन को चूमकर उसकी फ्रेग्रेंस को महसूस करते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया और फिर उस जेल को उसके निशान पर लगाने लगा। ये उसी का दिया हुआ निशान था जिसे आतिश ने हल्का नहीं होने दिया था, और अब वो निशान किसी टैटू की तरह नजर आता था। ये आतिश की निशानी थी रूही के शरीर पर। आतिश ने धीमी आवाज में कहा, दर्द हो रहा है। इस पर रूही ने नमे सिर हिला दिया। उसकी नाम और उसके गाल गुलाबी हो चुके थे और उसकी नजरें इधर उधर दौड़ रही थी, मगर आतिश को नहीं देख रही थी। आतिश ने जेल लगाकर उसका सूट ठीक कर दिया, फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रूही ने लंबी गहरी सांस ली, फिर वो क्लोजेट में चली गई। वो चेंज करके बाहर आई और अपने लंबे बालों को कॉम्ब करने लगी।
वो मिरर में अपने अक्ष को देखते हुए किसी सोच में डूबी हुई थी। उसने एक ब्लैक कुर्ती पहनी थी जिसकी स्ट्रिप बिल्कुल पतली थी और जिसमें वो काटने का निशान भी साफ नजर आ रहा था, और उसके नीचे ब्लैक पेंट पहनी हुई थी। रूही की नज़र ज्यों ही अपने कंधे की तरफ गई तो मानो उसे फिर से आतिश के होठों की तपिश वहां महसूस होने लगी। ठीक इसी वक्त ड्रेसिंग टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजा। उसकी आवाज़ से रूही अपने होश में आई। उसने कॉम्को को टेबल पर रखा। अब तक उसका फ़ोन रिंग होकर बंद हो चुका था। उसने उठाकर चेक किया, इस पर आहिल कॉल आया हुआ था। रूही ने बाद में कॉल करने का सोचकर फ़ोन को वापस टेबल पर रख दिया और वो कमरे से बाहर आ गई। डिनर का टाइम हो रहा था। रूही आतिश को बुलाने उसके स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। आतिश का स्टडी रूम नीचे था और कमरा दूसरे फ्लोर पर। रूही सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गई। स्टडी रूम का रास्ता उसे मालूम था। कुछ देर बाद रूही स्टडी रूम के सामने ही खड़ी थी। वो डोर खोलने जाती उससे पहले उसे आगे एक कॉरिडोर की तरफ किसी परछाई दिखाई दी। दरवाजे को खोलने के लिए रूही के आगे बड़े हाथ पीछे हो गए। ये हवेली बहुत बड़ी थी जिसे एक वक्त पर घूम पाना किसी के बस की बात नहीं थी। पहले तो ये इतनी बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन रेनोवेशन के बाद उसका एरिया काफ़ी बढ़ गया था, या शायद बढ़ाया गया था। रूही ज़्यादातर सामने वाले पोर्शन में रहती थी क्योंकि उसके सारे काम यहीं तक सिमटे हुए थे। हालांकि उसे कहीं जाने के लिए मना नहीं था, न ही कोई उसे न कह सकता था, लेकिन वह खुद ही नहीं जाती थी। मगर अभी उस परछाई ने रूही का ध्यान उस तरफ खींच लिया। अपनी क्यूरोसिटी के चलते रूही स्टडी रूम से आगे बढ़ गई। वो उसी कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। वहां का इंटीरियर भी बाकी हवेली की तरह ही था, लग्जरियस और यूनिक। रूही कुछ दूर बढ़ी तो उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं थी, किसी छोटे जानवर की थी। रूही ने नीचे देखा जहां एक पिलर के पास कोई बिल्ली थी। वो रूही से डरकर पिलर के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। रूही ने उस बिल्ली को एक नज़र देख आसपास देखा। वहां सामने ही एक बड़ी ग्लास विंडो थी जो थोड़ी खुली भी थी। रूही को लगा कि ये बिल्ली जरूर वहां से आई होगी। वो उस बिल्ली को पकड़ने के लिए पिलर के पास आ गई। उसने मुस्कुराकर उसे उठाने के लिए अपने हाथ नीचे बढ़ाए, मगर जैसे ही उसकी नज़र उसके चेहरे पर हुई तो वो हैरान हो गई। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए क्योंकि वो कोई बिल्ली नहीं थी बल्कि एक शेर का बच्चा था। उसे देखकर रूही ने हैरान होकर अपने कदम पीछे ले लिए। रूही को उस छोटे बच्चे से डर नहीं लग रहा था। अगर वो बड़ा होता तो शायद उसे डर लगता, लेकिन इतने छोटे बच्चे से उसे डर नहीं था। लेकिन वो बच्चा रूही से डरा हुआ था और उस पिलर के अंदर घुसने की नाकाम कोशिश कर रहा था और वो अपने एक पैर को बार बार उठा रहा था। रूही ने उसके पैर की तरफ नजर डाली। उसे थोड़ी चोट आई थी। इसे तो चोट लगी है। रूही नीचे उसके पास ही बैठ गई। वो उलझन में थी कि एक शेर का बच्चा आखिर यहाँ क्या कर रहा है और ये यहाँ आया कैसे। फिलहाल सभी बातों को परे रखते हुए रूही ने उसे उठाने के लिए अपने हाथ आगे किए तो वो गुर्राने लगा। रूही ने फिर अपने हाथ पीछे कर लिए। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। गुर्राते हुए वो बड़ा प्यारा नजर आ रहा था। रूही ने उससे कहा, देखो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, भरोसा करो। वो शावक उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। बहुत कोशिशों के बाद रूही ने उसे कन्विंस कर लिया और उसे अपने गोद में उठा लिया। वो उसके सिर को सहलाते हुए उसे कंफर्टेबल और महफूज महसूस कराने की कोशिश करने लगी। उसे जानवरों से हमेशा ही लगाव था। वो उसे लेकर कर पीछे मुड़ी और एक कदम आगे बढ़ी थी कि सामने नजर जाते ही उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि उसके ठीक सामने दो खूंखार शेर खड़े थे जो उसे ही घूर कर देख रहे थे। उनके इरादे उनकी आंखों में झलक रहे थे जो बेहद खतरनाक थे। वो दोनों शेर भी खुद बहुत खतरनाक थे और रूही को ऐसे देख रहे थे जैसे अपने शिकार को देख रहे हो। उन्हें देखकर रूही सदमे में खड़ी थी। उनकी भूरी आंखें चमक रही थी। उन्होंने अपने चेहरे को समेटा तो उनके नुकीले दांत नजर आने लगे जिन्हें देखकर किसी के भी होशो हवास गुम हो जाए, जैसे अभी रूही के हो चुके थे। रूही ने अपने हाथ में उस छोटे से शावक को कसकर पकड़ रखा था और वो दोनों शेरों को डर से देख रही थी। उन दोनों शेर को देखकर उसके दिमाग के सारे ख्याल हवा हो गए। वो शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे तो वही रूही धीरे धीरे पीछे होने लगी। ये चंद पल उसे अपनी जिंदगी के आखिरी पल लग रहे थे। तभी उनमें से एक शेर दहाड़ा। रूही ने कांपते हुए आंखें मीच ली। उसकी सांसें तेज हो गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो उसका दिल बाहर ही जाएगा। बस उसकी एक दहाड़ ने रूही के दिल दिमाग में खौफ बैठा दिया था। रूही ने अपना सूखा गला तर किया। वो दोनों शेर गुस्से में थे और रूही को मार डालने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। तभी वहां एक स्टाफ आ गया जो शेरों को संभालता था। वो सामने के हालात देखकर चौंक गया। उसने छोटे बच्चे को रूही के हाथ में देखा तो वो समझ गया कि वो दोनों शेर अपने बच्चों को रूही के पास देख गुस्से में आ गए हैं। ये दोनों ही शेर किसी इंसान की हड्डी तक को चबा डालते थे, इतने खूंखार थे और न जाने कितनी जान तो ले भी चुके थे जिसकी शायद गिनती भी नहीं थी।
और इस पल उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। अगर वो बीच आता तो वो उसे भी जान से मार देते। इससे पहले एक केयरटेकर की जान वो दोनों ले चुके थे, इसलिए भले ही उसने उनकी सालों से परवरिश क्यों न की हो, वो सिर्फ एक लिए वफादार थे। उसके अलावा वो दोनों शेर सभी को अपनी दुश्मन की नज़र से देखते थे, और इस पल रूही को लेकर उनके इरादे कुछ ऐसे ही थे। उस स्टाफ को दोनों तरफ अपनी मौत नजर आ रही थी। अगर रूही को एक खरोच भी आई तब भी वो मरेगा, और अगर वो बीच में आ गया तो भी मरेगा। इधर रूही के हाथ से वो शावक छूटने लगा था। वो धीरे धीरे पीछे बढ़ रही थी और यहाँ वो शेर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी उस स्टाफ ने कहा, यंग मैडम, उस बच्चे को छोड़ दीजिए। रूही ने डर से उसकी तरफ देखा और फिर उनके बच्चों को नीचे उतार दिया। वो बच्चा उसके हाथों से छूटते ही अपनी माँ पास गया था। अब वो फीमेल लान तो शांत हो चुकी थी, मगर मेल लान अभी भी गुस्से में था और उसी की तरफ बढ़ रहा था। रूही के कदम अब लड़खड़ाने भी लगे थे। तभी वो शेर गुर्राते हुए उसे दबोचने के लिए उसके ऊपर झपटा। डर से रूही अपनी आंखों भींचते हुए अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाते चीख पड़ी। उसकी आंखें बंद थी और धड़कन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सांसें भी तेज थी और माथे पर पसीने की बूंदें थी। कुछ देर बाद जब उसे सब कुछ ठीक लगा तो उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। वो दोनों शेर जो कुछ देर पहले रूही को लगभग मारने ही वाले थे, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश थे। रूही ने डर से उन्हें देखते हुए एक कदम पीछे लिया और हड़बड़ाहट में गिरने को हुई तो किसी के सीने से जा लगी। रूही ने अब जाकर एक गहरी सांस ली थी। आतिश ने उसे बाहों में भर लिया और अपने जबड़े कसते हुए उन दोनों शेरों को अपनी सर्द सुनहरी नजरों से देखा। वही दोनों शेर जिनके नाम जेरियल और लियोना था, वो दोनों आतिश की नजरों को देखकर पीछे हो चुके थे। वो समझ चुके थे कि उन्होंने कोई बड़ी गलती की है। जेनियल जो रूही पर अटैक करने वाला था, वो आतिश की कदमों की आवाज पर ही रुका था। इधर रूही तेज सांसें ले रही थी। उसने आतिश की शर्ट को मुट्ठी में पकड़ रखा था। वो मरने वाली थी। अगर आज आतिश न आया होता तो मर भी चुकी होती। जानवर कितना खतरनाक हो सकता है, ये रूही को आज पता चला था। वो आतिश से बिल्कुल चिपक ही गई थी। आतिश ने रूही के सिर को सहलाते हुए उसे शांत किया और कहा, कम डाउन, जस्ट कम डाउन, और एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे समेट लिया। रूही की सांसें इस पल बहुत तेज चल रही थी। वही लियोन और जेरियल सिर झुकाकर बैठ गए। वो थे तो जानवर, लेकिन उन्हें इतनी बेहतरी से ट्रेन किया गया था कि बाकियों से अलग थे, कोल्ड और बेहद खतरनाक। वो सिर्फ आतिश के लिए वफादार थे और उसी की बात मानते थे। उसी के कहने पर उन्होंने अपने पहले केयरटेकर की जान ली थी। उसके एक इशारे पर वो पल में किसी भी इंसान को चीर फाड़ सकते थे और उसके एक इशारे पर वो जहां हो वहीं रुक सकते थे। उन दोनों बेखौफ शेरों पर आतिश का पूरा काबू था। वो सिर्फ उसी से डरते थे, उसके सिवाय किसी से नहीं। इधर वो स्टाफ भागकर अब तक पानी का गिलास ले आया। आतिश ने उससे पानी लेकर रूही को पिलाने लगा। बहुत सारे सवाल है आप सबके मन में, सब धीरे धीरे पता चलेंगे। आतिश ने रूही को कब पहचाना, जल्दी ही पता चलेगा।